हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज माय टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। तो आपको मालूम है कि हमने कल सैटरडे में और संडे हमारा हॉलीडे रहता है। संडे में कोई वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं, आपको मालूम भी है। और सैटरडे में हमने इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि हम चाह रहे थे कि बच्चे जितनी भी वीडियो जितने भी लेक्चर पढ़े हो उन्हें आसानी से देख सकें, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ज़्यादा वीडियो आ रही हैं, तो इस वजह से हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स को कम किया है, मतलब हमने वीडियो को रोक दिया है वहाँ पे। तो इसी वजह से हमने जो आज वीडियो लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.4 की, हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। कैसे मूल हो? दो मूल बराबर हों। तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। उसके दो बराबर मूल हो, यही है क्वेश्चन। तो हमें इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है जिस द्विघात समीकरण के मूल बराबर समान होते हैं, वास्तविक बराबर और समान होते हैं। कब होते हैं? किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर और समान तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। आइए कम टू द पॉइंट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, आपने लिया प्लस kx, आपने लिया प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। अब आप इसे सॉल्व करें की तुलना। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो इसका हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा बेटा? ध्यान से देखना। ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करना होगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 2, और b की वैल्यू बेटा k, और तथा c की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई? c की वैल्यू निकल कर आई 3। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बात करते हैं फॉर्मूले की। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हम जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर समान होते हैं, तब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे जब, ध्यान से देखना, जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर व समान हो, यानी या तो बराबर हो या समान हो, वे समान हो, कोई सा भी बराबर हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द्विघात मूल बराबर है। तब बहुत अच्छे से मालूम है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। आई बात समझ? जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं या समान होते हैं, तब कब होते हैं? किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। आई बात समझ? मैंने लगा लिया, वैल्यू रखो इसके अंदर। बी का मान कितना है बेटा? बी की वैल्यू है k, तो आपने k स्क्वायर रखा 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, इक्वल टू हो गया 0। हम लेंगे k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू में आ जाएगा बेटा 0। जब हम यहाँ से k स्क्वायर निकालेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 24, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस का 4 हो गया। हम यहाँ से k निकालेंगे तो k बराबर है स्क्वायर रूट 24, यानी स्क्वायर रूट 24 का मतलब 24 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से k की वैल्यू प्लस माइनस दोनों तरीके से हो सकती है, प्लस माइनस 24। अब 24 का अब स्क्वायर रूट तो कंप्लीट होता नहीं, तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से? तो इसे लिख दो आप 4, ऐसा नंबर देखो इसके फैक्टर करके जिसमें से बाहर निकल जाए। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो यहाँ पे लिख दो इसे 4 इंटू 6। क्या लिख लो इसे? 4 इंटू 6, और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, और रूट 6 का कितना होता है बेटा? 6। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू, या तो प्लस में रूट 2 रूट 6 रख दो या माइनस का 2 रूट 6 रख दो। ये आ गया हमारा k का मान। तो हमें क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे से हमने क्या है, बहुत बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो हमारी इक्वेशन है उसको हमने लिया, इक्वेशन का हमने कंपैरिजन करा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करा। वहां से हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को निकाल लिया है। फिर हमने बताया कि जब मूल समान होते हैं, जब द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं, तब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा के जो भी आंसर आता है k का निकल जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं सेकंड पार्ट इसी का। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यान से आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 12x और प्लस k इक्वल्स टू 0।
आपको मालूम है क्या करूं मैं, इसकी तुलना करना, मुझे इसके कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी कंपेयर करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना पड़ेगा। यानी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है जो मैंने लिखा है। तो ए की जगह कौन आ गया बेटा आपका 3, और बी की जगह कौन आ गया -k12, और बेटा सी की जगह क्या आ गया? सी की जगह आ गया आपका k। वेरी सिंपल। अब आपको पता है द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों, जब बराबर हों, मूल बराबर हो, तो अब यहाँ लिख देंगे जब मूल बराबर होते हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो आपको पता है जब मूल ये बराबर व समान होते हैं, या तो बराबर कह दो या समान कह दो। जब मूल बराबर व समान होते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में समान कह दें और किसी में बराबर कह दें, तो मैंने दोनों ही लिख दिया। जब मूल बराबर व समान होते हैं तो क्या होता है? तब क्या होता है? तब b² - 4ac 0 के बराबर होता है, तब ये होता है बस। अब मैं दोनों तरफ से पूछ सकता हूं, अगर b² - 4ac 0 के बराबर है तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कैसे रूट होंगे? तो आपको मालूम है कि उसके रूट जो बराबर, समान और वास्तविक होंगे, वास्तविक, बराबर और समान होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो कैसा समीकरण होता है? तो आप बता सकते हैं तब होते हैं जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे रखेंगे। तो मतलब कहने का सीधा, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर होते हैं तो सीधा सा आंख बंद करके कह दिए कि b² - 4ac 0 के बराबर होता है, बस सीधा सीधा। और b² - 4ac जब 0 के बराबर होता है तभी द्विघात समीकरण के मूल बराबर, समान और वास्तविक होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रखो -12, तो -12 का स्क्वायर कर लो, ये हो गया -4 इंटू ए की जगह आपने 3 रखा, सी की जगह रखा k, और इक्वल टू हो गया 0। -12 का स्क्वायर निकालोगे तो बेटा 144 हो जाएगा, और -4 दिया 12, ये हो जाएगा इक्वल टू, यानी इक्वल टू 0, ये हो गया। बहुत सिंपल है, दिख रहा सब चीज तुम्हारी आंखों के सामने है, वेरी सिंपल। -12 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब यहाँ पे करो 4 3 12, 12 के को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 144 इक्वल टू 12 के। कितना के बेटा? 12 के। और मैं के निकालने लगूं और करके यहाँ पे के निकाल दो तो 12 के इक्वल टू हो जाएगा 144। और अगर मैं यहाँ से के निकालूं तो के इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन में 12, और 12 बन जाए 12, और 12 12 जा 144, तो कट गया सीधा सीधा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। तो के का मान यहाँ पे 12 होगा। दिस इज आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छे से समझ आया होगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की तरफ भी हमें चलना पड़ेगा, तभी हम जाके पूरे क्वेश्चनों को करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया, इसमें जो आपके लिए क्वेश्चन दिए मैंने, एक ये और एक ये मैंने आपके लिए दिए हैं, तो इन दो क्वेश्चनों को आप खुद लगा के देखना। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट करा दिया, क्योंकि होमवर्क के लिए भी मैंने इसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, ताकि आप जो अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सके, आपको पता लगा सके कि हमें कितनी नॉलेज आई, मिली, कितनी नहीं। इसका जो हम लेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 में क्या करा, देखो ये लिखा हुआ kx इंटू में x - 2 और प्लस में 6 और इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे इसके इक्वेशन बनी हुई नहीं है, मुझे इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो पहले kx की x में मल्टीप्लाई करो, तो k तो k ही रहेगा। जब x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, -2 की kx में करोगे तो 2kx और प्लस का 6 और इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आपके सामने। अब क्या करना है बेटा आपको? अब इसकी कंपैरिजन जो करना है, इसकी जो तुलना करनी है, वो आपको मालूम है कि तुलना, कंपेयर तो करना पड़ेगा। ये मैं सब चीज इसलिए दिखा रहा हूं आपको ताकि औरों से डिफरेंट हो बेटा, औरों से डिफरेंट हो। जब औरों से डिफरेंट होगा तभी तो आपकी समझ में आएगा। तो ए का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, तो a का मान हो गया k। अब यहाँ के x का कोफिशिएंट कौन है? b, और यहाँ पे x के गुणा में कौन है? और वो ये है, ये रहा। तो b की वैल्यू होगी -2k, ध्यान से देखते रहना। और लास्ट में बचा आपका अचर पद, अचर पद होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया आपका c। मूल सबके लिए बराबर है। तो यहाँ सब मैं कह दिया कि उसके 2 मूल बराबर हों। जो 2 मूल तो होंगे, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, चाहे वो बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने बता दिया b² - 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, बराबर और समान होते हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होते हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते। तो ये आपने देखा। अब यहाँ मूल बराबर है, तो जब मूल, ध्यान से देखना बेटा, ये सब में लिखना उसी क्वेश्चन में जहाँ के वे निकलवा रहा है। जब मूल बराबर व समान होते हैं, कब होते हैं बेटा? ये बस ये पता लगा लो कब होते हैं।
जब मूल बराबर व समान होते हैं तब क्या होता है? तो आपको पता तब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। और ये अगर कोई भी आपसे पूछने लगा जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर और समान होते हैं तब क्या होता है? तब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। आपने देखा बी का मान रखो यहाँ पे माइनस का 2k और उसके ऊपर स्क्वायर कर लो 4 इंटू ए की जगह रखो k और c की जगह रखो 6 इक्वल टू में हो गया 0। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 सिंह 24 हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। सारों में से कॉमन क्या कर लो यहाँ से 4k 4k कॉमन करोगे तो बचेगा k माइनस 4 6 24 ये बचा। कैसे करोगे कॉमन? 4 में और 24 में क्या ऐसा नंबर है जो 4 को भी काट दे और 24 को भी काट दे? तो 4 ही तो है। तो 4 में और 24 में कॉमन क्या हुआ 4 और k में k स्क्वायर में कॉमन क्या हुआ k। तो हमारा कॉमन हो गया 4k। क्या कॉमन हो गया 4k। 4k से 4k को डिवाइड करेंगे k बचेगा ये आ गया और k से k कट जाएगा 24 को 4 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब यह ध्यान रखना यदि 4k मैंने 4k को 0 के बराबर रखा तो 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू आ जाएगा 0 जो कि ये k का मान 0 होगा नहीं इसमें क्योंकि हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा तो k। तो आप इसको एक अब इसमें अगर इससे कोई 0 अपॉन में ले जाओ तो ये 0 आ गया लेकिन मुझे दूसरा लेना पड़ेगा और यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6 तो जो k का मान होगा वो कितना होगा बेटा 6। ये k का मान होगा। ये k का मान नहीं हो सकता ये वाला। क्यों? क्योंकि k का मान अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो सबको 0 कर देगा तो जबकि ये अमान्य मानना पड़ेगा। तो ये जो k बराबर 0 ये अमान्य है। क्यों है अमान्य? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हम k 0 रख देंगे तो पूरी इक्वेशन को खत्म कर देगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो आपने देखा कि मैंने आज की मतलब मैंने देखा कि आपने जो एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपने लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आपने लिया तो उसमें जो है क्वेश्चन था कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए k के आपको मान ज्ञात करना जिसके लिए जो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर और समान हो। यानी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो बराबर हो और समान हो। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अब इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं तो एक पार्ट की लंबाई है एक चौड़ाई है लेकिन इससे पहले हम दूसरी तरफ चलते हैं क्वेश्चन में अलग। ध्यान से देखना हमारा क्वेश्चन नंबर है आगे वो एक्सरसाइज 4.3 का। तो मैंने इसमें बेटा दोनों एक्सरसाइज के कॉमन क्वेश्चन मिला रखे हैं कि जिसमें से आपको 4.3 के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्वेश्चन 4.4 के भी मिलेंगे। तो इसलिए आप जो ना इस एक्सरसाइज को मतलब जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि 2 के बाद 4 कैसे आ गया? एक्सरसाइज 4.3 का 4 क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.3 को और 4.4 को कॉमन एक जगह मिला लिया है। तो हमने 4.4 के और 4.3 के जो क्वेश्चन है सारों को हमें सॉल्व करना लेकिन एक ही वीडियो में करना है। अब हमारा क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ध्यान से देखना 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु आपको मालूम है वर्षों में दे रखी है। किस में दे रखी है बेटा? वर्षों में। का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा? उल्टा होता है रेसिप्रोकल। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वेरी सिंपल है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में और 5 वर्ष पश्चात वायु वर्षों में जो आपको दी हुई है और इनका जो व्युत्क्रम है वो 1/3 है। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन को आपको बताना चाह रहा हूं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं। तो माना ध्यान से देखना माना रहमान की वर्तमान आयु वो हमने मान ली x वर्ष। कितना मान लिया बेटा? वो हमने x वर्ष। माना रहमान की वर्तमान आयु
एक्स वर्ष है। अब वो देखो 3 वर्ष पहले रहमान कितने का होगा भाई, मान लो इस टाइम वर्तमान में, मान लो मैं वर्तमान में 10 साल का हूं, 3 साल पहले कितने का होगा 7 का, यानी माइनस करना। और अगर वर्तमान में अगर 10 का हूं तो 5 साल बाद कितने का जाऊंगा 15 का। तो आगे के लिए तो जोड़ना होता है, पश्चात का मतलब होता है आगे, और पीछे का मतलब होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले। अब यहां लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष, ये होगा ये। अब 5 वर्ष बाद की बात कर लो, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो 5 वर्ष बाद, इस टाइम x है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। बेटा बिल्कुल ध्यान से देख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूँ। 3 वर्ष पहले यानी जो तुमने वर्तमान माना है, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इस मार्कर की जो उम्र है वो मान लो 15 साल है, तो 2-3 साल पहले कितने की होगी 12 साल, 15 में से 3 कम कर दो। और अगर मैं कहूं कि अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो अब अगर ये 15 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ करी है, कराई क्या है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या करना है अब उसे देख लीजिए। प्रश्नानुसार में कह रहा है इनकी जो आयु है 3 वर्ष पहले की आयु, उसका उल्टा बताओ वही क्रम। तो इसका वही क्रम हो जाएगा 1/x माइनस 3, और प्लस इसका जो वही क्रम है वो हो जाएगा 1/x प्लस 5 इक्वल टू में 1/3, 1/3 ये है। यानी ये कहना क्या चाह रहा, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का उल्टा, और 5 वर्ष पूर्व पश्चात रहमान की आयु का उल्टा, यानी वही क्रम जो है वो कितने के बराबर है, वो बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि वो दोनों का जो प्लस है वो 1/3 के बराबर है। देखो मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वही क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी x माइनस 3, उसका वही क्रम बताओ उल्टा, तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 1/x माइनस 3। अगर मैं कहूं इसका उल्टा बताओ 2/3 का उल्टा, तो तुम कह दोगे एकदम 3/2, वही क्रम हो गया। मैं कह रहा हूं x माइनस 3 का उल्टा बताओ, तो इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 मान लो, 1 को ऊपर ले जाओ तो 1 हो गया, नीचे x माइनस 3 ले आओ, ये हो गया उल्टा। तो ये वही क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है वही क्रम। और ऐसे दोनों के वही क्रम निकाल के और उनका जो प्लस है, जो उनका प्लस है योग का योग 1/3 के बराबर है, तो उनका जो प्लस है वो किसके बराबर है बेटा 1/3 के बराबर। देखो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को कर लो सोल्व, इक्वेशन सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लो x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 और इक्वल टू 1/5 चलेगा ही। अब देखो इससे इसे डिवाइड करेंगे, x प्लस 5 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, x माइनस 3 बचेगा, उसके ऊपर कर लो x माइनस 3। अब देखो x और x कितना हो गया बेटा 2x, और 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 2, और अपॉन में आ जाओ ये रहा, x की x में करो x स्क्वायर प्लस x की 5 में करो 5x माइनस 3 की x में करो 3x और 3 की 5 में करो 15। बेटा ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ सारी चीजें बतानी पड़ेगी, क्या सारी चीज बतानी पड़ेगी। 1/3 सो रहे हो देख नहीं रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले x की x में करो x स्क्वायर हो गया, फिर x की 5 में करो 5x हो गया, फिर माइनस 3 की x में करो माइनस 3x हो गया, माइनस की प्लस में माइनस, और 3 की 5 में करो 15, ये हो। अब क्या करें, अब इसे एक लाइन और लेके आओ तो हो जाएगा 2x प्लस में 2 अपॉन हो जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहना, x स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएंगे तो 2x और माइनस का 15 और बराबर होगा 1/3, 1/3। अब कर लो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो तो हो जाएगा 2x, यानी 3 की मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 2 में, और आपको नजर आ रहा है फिर इसके बाद ये इसकी 1 में कर लो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15, ये आ गया। 3 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ऐसे x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15, ये रहा। अब क्या काम करें, सबको उधर ले जाओ, यहाँ 0 रखो, 0 रखोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 और माइनस के 6x,
और प्लस है तो माइनस के 6, ये हो गया। अब और कर लो, और करके एक्स स्क्वायर को पहले रखो, एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 4x बचेंगे, और 15 में 6 21 हो जाएंगे, माइनस के 21 और बराबर में 0। अब आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, आप चाहो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एज यू विश, जो आपको बेटर लगे ऐसे कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि हम तो सिरदर्द चार्य से ही करेंगे, तो करो की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करो। a का मान कितना हो गया? कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू होगी माइनस के 4 और तथा c की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 21। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? सिरदर्द का फॉर्मूला आप लगा दो, क्या दिक्कत है? सिरदर्द विधि से, सूत्र से कर लो, चाहे सिरदर्द सूत्र से। तो सिरदर्द सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, और बाई कितना हो जाएगा बेटा? बाई 2a अपॉन में 2a। सॉल्व करो, माइनस बी की जगह होगा माइनस का 4 प्लस माइनस बी का मतलब माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस 21, और ये आपका ब्रैकेट बंद, और ये आपका स्क्वायर रूट, और ये आपका 2 इंटू ए की जगह आपका 1, 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस माइनस प्लस 21 की 4 में करोगे 21 चौक हो जाएंगे 84, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, अपॉन में आ जाएगा 2। देखते रहो बेटा, बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूँ। माइनस की माइनस में करो प्लस, और 21 चौक 84, 84 और 16 100 होते हैं, 84 16 कितने होते हैं बेटा? 100। तो ध्यान से देखना, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? अपॉन में आ जाएगा 2, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा 4 प्लस माइनस, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और अपॉन में कितना आ गया? 2। अब यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक तो लेंगे प्लस चिन्ह, तो ये x बराबर है, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 प्लस के 10 और बटे में 2। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या हो जाएगा? आपको बहुत अच्छे से मालूम है 14 हो जाएंगे, नहीं भाई? तो हो जाएगा x बराबर 14 अपॉन में 2, 2 ही 1 जा 2, 2 7 जा 14, x इक्वल टू आ गया 7, x इक्वल टू 7। अब कह रहा माइनस चिन्ह लेने पर, क्या करा? माइनस चिन्ह लेने पर बेटा, अब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर, अब यहाँ हो जाएगा आपका 4 और माइनस के 10 अपॉन में 2, 4 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू माइनस के 3, एक आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, तो माइनस में तो होगी नहीं, देखो ये तो रहमान हो जाएगा, तो रहमान जो है इस टाइम अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी? रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु जो इस टाइम रहमान है वो कितने साल का है पता? रहमान की वर्तमान आयु इस टाइम रहमान 7 साल का है। कितने साल का बेटा? 7 साल का। दिस इज आंसर। अब आप अगर आंसर को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो व्युत्क्रम है जो भी आपने देखा 7, इनका 1/3 आना चाहिए, आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पे रख कर सॉल्व कर लो। तो वो कह रहा उसकी वर्तमान आयु बताओ, तो रहमान की वर्तमान आयु माइनस में तो होगी ना यार। अभी मान लो कोई पैदा हो गया तो प्लस में जाएगा, माइनस में कैसे चला जाएगा भाई? तो यही तो है, घटेगा कोई बढ़ेगा, तो माइनस में तो हो नहीं सकती। तो x के 2 मान आ रहे हैं, तुम देखो x कौन सा मान सही रहेगा, 7 या -3? पैदा होने के बाद उम्र बढ़ेगी घटेगी तो है ही नहीं, तो कितना होगा? 7। तो रहमान कितने साल का हुआ? रहमान 7 साल का हुआ। कितने साल का? 7। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है 7 साल है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर बेटा 5। तो जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया है, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल भी 210 हो जाता है। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। मान लो आप ध्यान से रखना है, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के, एक ही लड़का है लड़की जो भी है कह सकते हैं, उसके गणित में और अंग्रेजी में मिला के दोनों में 30 नंबर आए हैं, दोनों में मिला के पता है 30 है, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा कि उसके अंग्रेजी में कितने हैं और गणित में कितने हैं। मान लो अंग्रेजी में 12 हैं तो गणित में 18 हैं, अंग्रेजी में 13 हैं तो उसमें 17 है, इंग्लिश में 17, गणित में 17 है, कुल मिला के कुछ भी हो सकते हैं।
क्योंकि दो नंबरों को मिला के 30, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनको मिला के 30 आ जाएगा। मान लो गणित में खाता ही ना खुला हो, 0 ही आई हो, तो फिर 30 आ गए हो उसमें पूरे के पूरे। तो क्या एक आ गया हो, दूसरे में 29 आ गए हो। तो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं खींचना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको दो बातों में बात खत्म करना चाह रहा हूं कि उसके दोनों सब्जेक्टों में जो कुल मिलाकर अंक हैं वो हमें दिए हुए हैं, कितने हैं, 30। तो मैं इसमें ध्यान से कर रहा हूं, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखना, दोनों सब्जेक्टों में अंक कितने हैं। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट के अंकों को मान लो, तो माना गणित में मिले अंक, माना गणित में, मैं गणित की बात कर लूं पहले, माना गणित में मिले अंक या प्राप्त अंक या मिले अंक, एक ही बात है, वो बराबर एक्स अंक मिले। जबकि दोनों में मिला के कितने मिले थे, 30 मिले थे। तो 30 में से अगर मैं गणित में मिले अंकों को घटा दूं तो मुझे अंग्रेजी में मिले अंक मिल जाएंगे। तो इसीलिए तथा अंग्रेजी में मिले अंक, तो अंग्रेजी में कितने अंक मिले, देखो बेटा ध्यान से, अंग्रेजी में मिले अंक। अब अंग्रेजी में मिले अंक आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जो टोटल है दोनों में मिले कितने हैं, 30 है, दोनों में मिले 30, और गणित में मिले x है, तो 30 में से x घटा दो तो जो भी बचेगा वो अंग्रेजी में मिले अंक होंगे। मान लो उसे गणित में 10 अंक मिल जाए तो फिर अंग्रेजी में, तो 30 में से उन्हें 10 को माइनस कर दो तो 20 उसे अंग्रेजी में मिल जाएंगे। मान लो उसे अंग्रेजी में गणित में 15 अंक मिले हो तो उसे इंग्लिश में कितने मिलेंगे, तो उसे पता 30 में से 15 माइनस कर दो, उसे अंग्रेजी में 15 मिले होंगे। मान लो उसे गणित में 12 अंक मिले हो तो 30 में से 12 माइनस कर दो, 18 अंक जो उसे अंग्रेजी में मिले होंगे। कुल मिला के बात ये है। अब वो आगे चलता है, आगे यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक मिले हों, यदि गणित, अब बात करते हैं प्रश्न अनुसार। अब आपसे मैं बिल्कुल देखो शॉर्ट में ही बता रहा हूं, बिल्कुल प्रश्न अनुसार। अगर उसे गणित में 2-3 अंक अधिक मिले हों, गणित में 3 अंक, 2 अंक सॉरी, उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले तो अंक कितने मिले उसे, एक्स। अगर 2 अधिक हो जाए तो x + 2 हो जाएगा, एक तो ये हो गया। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो अंग्रेजी में 3 कम कर दो, तो अंग्रेजी में कितने मिले उसे, 30 माइनस का x और -3 और कम कर दो, ये हो गया उसे अंग्रेजी में। और दोनों का जो गुणनफल है वो 210 हो जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया, इससे आसान तरीका आपको कोई नजर नहीं आएगा। कैसे, आपने देखा, अगर उसे गणित में मिले अंक x है और अंग्रेजी में मिले अंक उसे 30 - x हो गए। अब अगर उसके गणित में उसे 2 नंबर ज्यादा मिले हो तो अंग्रेजी में उसे 3 नंबर कम मिलेंगे। गणित में अगर उसे 2 नंबर अधिक मिले होंगे तो अंग्रेजी में उसे 3 नंबर कम मिले। तो अब यहाँ पे देखो x + 2 और 30 में से 3 निकाल दो तो 27 -x और बराबर बेटे 210 है। अब आपको पता है x की 27 में करोगे तो हो जाएगा 27x, x की x में करोगे तो -x²। अब इसके बाद 2 की 27 में करोगे तो प्लस के 54 हो जाएंगे, और प्लस माइनस -2 की x में करोगे तो 2x होगा, और इक्वल टू आपको मालूम है 210। अब ये कैसे हुआ, पहले x की 27 में करी 27x हो गया, फिर इस x की -x में करी तो -x² हो गया, फिर इस प्लस x की 27 में करी तो 54 हो गया, और प्लस 2x की -x में करी तो -2x हो गया। तो यहाँ से हुआ आपका -x², क्या हुआ, -x²। अब ये 27 में से 2 निकाल दो तो बेटा बिल्कुल सीधा सीधा 25x बचे। कितने x बचे, 25x। अब आपको और मालूम हुआ, देखो इसमें ये प्लस के 54 है और यहाँ माइनस के 210 इधर ले आओ तो हो गया इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका -x² प्लस के 25x, और जब 210 में से 54 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 10 में से 6 4 गए 6, तो यहाँ बच गई आपकी 0, हो गया 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, 156 बचे और इक्वल टू 0। माइनस चिन्ह से गुणा मल्टीप्लाई कर दो, या जब माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और प्लस हो जाएंगे 156 बेटा इक्वल टू में 0। अब आप इसे जोन से मेथड से चाहो उससे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से करो तो ये रहा 156 की 1 में मल्टीप्लाई करो, 156 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 156 आ गया। 156 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने के बाद 25 आए। तो ये मैं आपको देखो यहाँ दिखा देता हूँ, 156 पहले आप काटो 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से काटो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, इसके बाद काटो 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब काटो 13 से, 13 1 जा 13। तो उसके फैक्टर जो 78 और 2 भी हो जाएंगे, 78 और 2 भी हो जाएंगे, 39 और 4 भी हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 13 भी हो जाएंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे 156 आएगा, इसमें भी 156, यहाँ पे भी 156, यहाँ पे भी 156। लेकिन अब ये देखो इन्हें जोड़ने पे 25 कौन से में आ रहा है,
जोड़ने में 25 कौन से मारा, जल्दी बताओ जल्दी से। तो आपने देखा कि 156 के 78 दूनी 156 भी होता है, 39 चौका भी 156 होते हैं और 12 13 भी 156 होते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा लेना है गुणा करने पर तो तीनों के 156 आ रहे हैं, ऐसे कौन से जिन्हें जोड़ने के बाद जो है 25 आएगा। तो जोड़ने के बाद 12 को 13 को जोड़ने के बाद 25 आएगा। तो ओरिजिनल फैक्टर कौन होंगे, 12 और 13 होंगे। तो आपको मालूम है 13 की गुणा अगर 12 से करते हैं तो 13 की 12 में करेंगे तो 156 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर 13 में 12 को प्लस करेंगे तो आपको मालूम है 25 हो जाएगा। ये रहते हैं फैक्टर हो गए। क्या हो गए बेटा, फैक्टर। बिल्कुल सिंपल होता है फैक्टर निकालना, ऐसा नहीं है कि आप परेशान होते हैं, बहुत आसान से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करें, अब हम इसे सॉल्व कर लें। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख लो 13 और प्लस के 12 इंटू में हो गया एक्स और प्लस के 156 और बराबर में 0। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 13 की एक्स में 13x माइनस प्लस माइनस 12 के x में 12x और प्लस 156 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है बेटा, x माइनस के 13 बचे, यहाँ से 12 कॉमन कर लो, यहाँ से x माइनस 13 बचेंगे इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 12 और इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, तो यदि x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13, x बराबर 13, x का मान 13 भी आ सकता है। दूसरा लो, और यदि x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर 12 भी आ सकता है, x बराबर 12। तो अब आपके दोनों आ गए। तो अंग्रेजी में जो मिले अंक, वो गणित में जो मिले अंक है ना, वो 13 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकते हैं, भाई ऐसे ही हो सकते हैं क्योंकि x के मान दोनों निकल रहे हैं, दोनों ही प्लस के हैं। तो गणित में मिले जो अंक हैं उसके 12 भी होते हैं। अतः गणित में मिले अंक, ध्यान से देख लो, अतः गणित में प्राप्त अंक या गणित में मिले अंक, तो गणित में मिले अंक x है। गणित में मिले अंक कौन है बेटा, x है। मैंने x माना था, तो ये ना x माना था, x क्या माना था, x है। लेकिन x के दोनों मान आ रहे हैं 13 व 12, 13 व 12, 13 भी हो सकते हैं व 12 भी हो सकते हैं, 13 व 12 ये होंगे। लेकिन अब ऐसे अंग्रेजी में मिले अंक, तो अंग्रेजी में भी तो दो ही तरीके के अंक होंगे। जब उसे 13 मिले होंगे अंग्रेजी में मिले अंक, तो 30 में से घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में मिले अंक कितने हैं, 30 है। दोनों में मिले अंक कितने हैं, 30। तो 30 में से 13 निकाल दोगे तो 17 और 30 में से 12 निकाल दोगे तो 18। दिस इज आंसर। तो दोनों तरीके से उसने दे रखा होगा, 13 17 का पेयर बनना होगा, 12 18 का, और दोनों को जोड़ के 13 को 17 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। क्यों, क्योंकि एक में उसे एक गणित में मिले 13 और अंग्रेजी में मिले 17, दोनों में मिला के मिले उसे 30, तो हमारा राइट आंसर। लेकिन अगर एक में उसे मिले 12 तो अगले में मिले उसे 18, दोनों को जोड़ा फिर भी 30। तो आपके नंबर जो है गणित में मिले अंक उसके 13 भी अंक हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, और ऐसे अंग्रेजी में मिले अंक उसके 17 भी हो सकते हैं और 18 भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.4 4.3 हम इसको ज्वाइंट करके हमने यहाँ पे पढ़ाया है। 4.3 4.4 के क्वेश्चन जो है सब तरीके के मिक्स क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। तो हमने इसमें 4.4 का भी क्वेश्चन लिया है और 4.3 के क्वेश्चन भी हैं। तो आप, क्योंकि 4.5 में जो 4.4 में जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, केवल 5 क्वेश्चन है, हम उन 5 क्वेश्चनों को भी कराएंगे। और 4.3 के जो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, माँ की उम्र या राम की उम्र, ये क्लास टेस्ट, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चनों को सारों को कराएंगे। और हमारी आने वाली जो वीडियो होंगी, ये जो हमारी आज 8वां लेक्चर है, इसके बाद 9वां भी लेक्चर होगा, इसके बाद 10वां, तो हमारा 10वां जो लेक्चर होगा बिल्कुल लास्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10वां लेक्चर हमारा लास्ट होगा। आज 8वां होगा, कल 9वां होगा और इसके नेक्स्ट डे जो होगा वो 10वां होगा। इन 9 और 10 वीडियो के अंदर मिक्स क्वेश्चन होंगे जो आपके वर्ड प्रॉब्लम पर डिपेंड होंगे, यानी जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम वीडियो 8 9 और 10 में ला रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 10 को कभी भी देखना ना भूले, क्योंकि इन वीडियो में वो सब क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से नहीं हो पाते। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चन को भी सरल नहीं कर पाएंगे, और जब आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करना भी सीख जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो है आने वाली जो हमारी वीडियो है, वीडियो 8, वीडियो 9 और वीडियो 10 को इजीली आसान वर्डों में समझने की कोशिश करेंगे। और भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।